गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 12th की फिजिक्स को लेकर के आया हूँ। क्लास 12th की लास्ट के क्लास में बेटा हम लोगों ने ओम्स लॉ को पढ़ा, ओम्स लॉ को डेराइव किया। फिर मैंने बताया आपको कि एप्लीकेशन क्या होगा ओम्स लॉ का, अप्लाई कहाँ करते हैं, ओम्स लॉ का वीआई कर्व कैसा होता है। इन सभी चीजों को हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो बेटा आज के जो क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो होगा आपका स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ये होता क्या है बेटा, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, इसका मतलब क्या है। तो देखो बेटा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये पढ़ाया था बेटा मैंने आपको बताया था ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जहां पर जो रो होता है वो होता है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ l अपॉन ए। ये l अपॉन ए नहीं, ये केवल ये बताया था मैंने बेटा। ये रो की वैल्यू को यहां रखोगे तो आपको मिलेगा R इक्वल्स टू m n e स्क्वायर टाउ l अपॉन ए। यही तो फॉर्मूला मिला था। तो रो की वैल्यू को ये मैंने बता दिया कि ये जो रो है, ये जो रो है यहां पर, ये जो रो है यही रेजिस्टिविटी है। रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा। आप देखते हो कि अगर मैं इतना बड़ा सा एक कंडक्टर लेता हूं, मैं ये कंडक्टर अगर लिया हूं, अब मैं इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा कर दिया। इस कंडक्टर का सपोज कर लो ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, दोनों कॉपर का है, लेकिन यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया 2 यूनिट था, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया 4 यूनिट हो गया, 2 यूनिट 4 यूनिट। तो क्या आर सेम रहा, यहां पर भी आर था, यहां पर भी आर था? नहीं ना, आर की वैल्यू चेंज हो गई। कॉमन क्या रहा, कॉमन क्या रहा? कॉमन रहा बेटा इनकी रेजिस्टिविटी। ये जो रो था, ये जो रो है यानी कि इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये जो वैल्यू है वो नहीं चेंज होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो रेजिस्टिविटी है बेटा वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल कौन सा है। अगर कॉपर का है, कॉपर का इतना भी मटेरियल रखोगे, इतना का भी मटेरियल रखोगे, इतना भी मटेरियल रखोगे, जितना भी मटेरियल रखोगे उसकी जो रेजिस्टिविटी रहेगा वो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करेगा। तो यही था रेजिस्टिविटी का बेसिक फंडा, है ना। अब आप समझते हैं कि रेजिस्टिविटी की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है उसका। अभी आपको रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन भी मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा था कि रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे देख रहे हैं, किस नजरिए से हम लोग रेजिस्टिविटी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी का मैं बेटा डेफिनेशन लिख रहा हूं। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज the ratio of electric field to the current density। क्या बोला बेटा? मैंने बोला रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। तो रेजिस्टिविटी को रो से लिखते थे, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन करंट डेंसिटी जे, है ना। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सिंस वी नो दैट E इक्वल टू क्या होता है बेटा, E इक्वल टू होता है V अपॉन L। कहां से? पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। अच्छा, तो J इक्वल टू क्या होता है बेटा, I अपॉन A। J इक्वल टू I बाई A होता है। तो ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो दोनों वैल्यूज को यहां पर रखो बेटा, रो की जगह। तो रो इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, E की वैल्यू V अपॉन L, V अपॉन L डिवाइडेड ओवर J की वैल्यू I बाई A। ओके, तो अब यहां लिखता हूं बेटा, सो रो इक्वल्स टू V अपॉन L इंटू A अपॉन I। सो रो इक्वल्स टू
V अपॉन I इंटू A अपॉन L, है ना। चलो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर होता है। तो यहां पर रेजिस्टिविटी V इक्वल टू आई आर डिवाइडेड बाय आई इंटू ए अपॉन एल। तो देखो जरा सा आई से आई कट गया, आई से आई कट गया, तो आपको मिलेगा क्या, यहां लिखता हूं रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू, सॉरी वहां पर थोड़ा सा चमक आ रहा है, नीचे लिख देता हूं, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये आ रहा है। ओके, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, क्लियर। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो आपको रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो रो इक्वल्स टू ई अपॉन जे, बेसिक फॉर्मूला होता है। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। यहां पर हमें पता है ई की वैल्यू वी अपॉन एल होता है, जे इक्वल टू आई बाई ए होता है। दोनों वैल्यूज को रख करके रो का एक फॉर्मूला निकाल करके लेते हैं, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, क्लियर। अब जरा सा यहां पर देखो बेटा, साइड की बात है, साइड की बात है, ध्यान से देखते हैं जरा सा। आर की जो वैल्यू हमने निकाला था ओम्स लॉ के डेरिवेशन से, तो आर की जो वैल्यू हमें मिली थी वो मिली थी एम एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए, यह मिला था, बेशक मिला। अब आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यह बचा। आर ए अपॉन एल, एल अपॉन ए जो था, एल अपॉन ए को यहां भेज दिया, तो मिला आपको आर ए अपॉन एल इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो जरा सा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल यहां पर भी है, इसकी वैल्यू कितनी है, रो है, तो आर ए अपॉन एल की वैल्यू यहां पर कितनी है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो, ये इक्वेशन नंबर 3 बना लो, ठीक है। नाउ ये नहीं, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को एक साथ ले ले रहे बेटा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यस, ओके बेटा। क्यों लिखा इसको, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो एक काम करो आप लोग, रुक जाओ अभी, ओके, एक और काम करते हैं बेटा, इसका एक और डेफिनेशन मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे कहाँ लिखूं, जगह नहीं है। तो एक काम करो आप लोग, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। ओके बेटा, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत ही आसान चीज है बेटा, ये आसान भी है, और छोटे छोटे एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चंस में भी ये सारे चीजें आते रहते हैं आपके एग्जाम में। अच्छा बेटा, चलो भूल जाओ अब ये सब, मैं केवल ये फॉर्मूला देख रहा हूँ। तो फॉर्मूले हमारे पास है रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, इफ ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इक्वल्स टू 1 मीटर, है ना। क्या कह रहा हूं कि अगर वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, और वायर की जो लेंथ हो वो 1 मीटर हो, यानी कि द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, तो होगा क्या, दोनों वैल्यूज को रखो तो आपको मिलेगा रो इक्वल्स टू आर, रो इक्वल्स टू आर। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्ज के फ्लो का अपोज करता है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा, वो भी वही करेगा। लेकिन क्या है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। यानी कि कॉपर के बाद एल्यूमिनियम ले लिया तब चेंज हो गया, लेकिन कॉपर के ही अगर अलग अलग मटेरियल ले लिया तो नहीं चेंज होगा। ओके, तो अगर यहां पर से मैं देखूं, इफ एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, देन रो इक्वल्स टू आर। तो इसको बताओगे कैसे, तो रेजिस्टिविटी
is the amount of resistance of a conductor of length 1 meter and cross section area 1 meter square. That's it. कितना आसान है. मैं क्या बोला जरा सा लिख देता हूं यहीं पे. बोल तो दिया, आप लिख देते हैं सर. चलो एक मिनट इरेज कर देते हैं इसको इधर से. The resistivity is amount of resistance of a wire of length 1 meter and cross section area 1 मीटर स्क्वायर. रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है. कब? जब लेंथ वायर का 1 मीटर हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी हो जाता है. तो बेटा मैंने आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की 3-4 चीजें बताई. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टिविटी होता है बेटा वो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ना. यानी कॉपर के बाद एल्युमिनियम पे गए, गोल्ड पे गए, प्लेटिनम पे गए, तो अलग अलग मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है. मैंने इतना मोटा सा वायर ले लिया कॉपर का, फिर इतना मोटा सा वायर ले लिया कॉपर का, दोनों में रेजिस्टिविटी सेम हो जाए. ठीक है. चलो दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं. उसके बाद मैंने E और J की वैल्यू रख दिया और हमें एक फॉर्मूला मिल गया रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू RA अपॉन L का. क्लियर. उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, मैंने जब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला लिखा था, बेसिक फॉर्मूला ये वाला, R इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इनटू L अपॉन A, है ना. तो यहां से L अपॉन A को यहां भेज दिया. उसके बाद मैंने देखा कि RA अपॉन L इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, इक्वेशन नंबर 3 बन गया. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके मैंने लिख दिया नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 रो इक्वल्स टू, तो रो की वैल्यू हमें मिल गई, रेजिस्टिविटी की एक फॉर्मूला मिल गया. अच्छा, इस फॉर्मूले के बाद बेटा मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन केस है वायर का जो लेंथ होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो उम्मीद करते हैं बेटा रेजिस्टिविटी आपको समझ में आया होगा. आपने इसके पहले यहां तक नोट कर लिया था, अब आपको यहां से नोट करना है बेटा और यहां तक नोट कर ले जाना है. ठीक है. तो इतना नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे. ओके बच्चों, मैंने पूरा इरेज कर दिया आप लोगों से बिना पूछे. उम्मीद करते हैं कि नोट डाउन किया होगा. थोड़े वीडियोस में इरेगुलरिटी आ रही है बेटा. अभी इस समय थोड़ा लेट हो गया मुझे नया वीडियो बनाने में, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी. आप देख ही रहे हो बाहर चारों तरफ कोरोना का प्रकोप है और वेदर भी चेंज हो रहा है. बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है. मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, फिर धूप हो जा रहा है, गर्मी होने लग रहा है. तो सीजनल थोड़ा बहुत था, लेकिन नाउ आई एम वेल एंड आई एम ट्राई टू बी वेल. चलो बेटा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रेजिस्टिविटी थी आपकी, रेजिस्टिविटी जो आपकी थी बेटा, इसका मैं अगर आपसे डायमेंशन पूछूं, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसके डायमेंशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाउ यू विल एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी? तो बेटा देखो सिंपल सा फंडा है हमारे पास. तो रो इक्वल्स टू RA अपॉन L, हमारे पास ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का. ठीक है. तो इस फॉर्मूले से हमको इसका डायमेंशन लिखना होगा. अगर इसका यूनिट की बात करूं तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा बेटा वो होगा ओम मीटर. द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी ओम मीटर. तो बेटा ओम यानी कि रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन देखना पड़ेगा. डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशन. तो R इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? V बाई I, है ना. चलो, और हमें पता है कि R इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी होती है? W अपॉन Q अपॉन I, ये होता है. हाँ भाई,
तो चलो ठीक है, तो R इक्वल टू हो गया W अपॉन आई क्यू, R की वैल्यू, W मतलब क्या, वर्क डन, और इसका डायमेंशन कितना होता है ml स्क्वायर t पे पावर माइनस 2 डिवाइडेड ओवर I की वैल्यू कितनी होती है 80 I एम्पियर, A होता है। ओके, नाउ Q की बात करें तो ये होता है बेटा 80। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें रेजिस्टेंस का जो कंप्लीट जो डायमेंशन मिलेगा, वो डायमेंशन क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 2, ये मिल जाएगा आपको। तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन मिलेगा, रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन मिलेगा आर इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 2। ओके, टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 2, मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक कट रहा है ये, तो चलो एक बार और छोटे से में ही लिख देते हैं, यहीं से लिख देते हैं, R इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 2। ओके, चलो, तो ये रेजिस्टेंस का आपके पास क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। हमें किसका लिखना है, रेजिस्टिविटी का लिखना है। तो रेजिस्टिविटी के डायमेंशन के लिए क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, तो मिल गया आपको एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 2 इंटू मीटर, मीटर मतलब लेंथ एल, तो क्या मिल जाएगा आपको रो इक्वल टू एम एल क्यू टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 2, ये मिल गया आपको रेजिस्टिविटी का डायमेंशन। समझ में आई बात, बच्चों वाला खेल है बेटा, आप लोग जानते हो 11th से पढ़ के आए हो ना, कितना आसान तरीके से निकल गया। तो चलो इसको फटाफट फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब मैं इरेज कर रहा हूं इसे, बोलना मत कि सर आपने नोट नहीं करने दिया, सर इरेज कर दिया, सर सर सर। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, पढ़ाई कैसे चल रही है, ध्यान लगा के पढ़ाई करो बेटा, बोर्ड्स हैं। और ट्राई टू बी हार्ड, अपने आप को क्लास 12th में थोड़ा सा सेल्फिश बना लो बेटा। सेल्फिश बनाने का मतलब है अपने आप से मतलब रखो। क्लास 12th में आप जितना ज्यादा सेल्फिश रहोगे आपके लिए उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ध्यान से पढ़ाई करो, कोई डाउट आता है कंसल्ट करो अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से, किसी भी प्रकार का डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो आप लोग, या फिर किसी से भी पूछ सकते हो, सारे टीचर्स इक्वली होते हैं, किसी की बात समझ में आती है, किसी की बात समझ में नहीं आती है। तो जिनकी बात समझ में आती है वो हमारे लिए सबसे अच्छे टीचर हो जाते हैं, जिनकी बात समझ में नहीं आती वो हमारे लिए अच्छे टीचर नहीं होते हैं। बट टीचर्स आर इक्वल, सबके पास सेम टॉपिक, सेम सब्जेक्ट, सेम जेनर से हम लोग निकल करके आए हैं, सारे टीचर्स उसी तरह से निकल के आए हैं, तो सबके पास सेम नॉलेज है। तो बेटा यहाँ पर रजिस्टिविटी टॉपिक को मैंने फिनिश कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक, रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, अब हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे या कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो हेडिंग होगा बेटा हमारा कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है बेटा, चलो। तो बेटा हमने बताया था आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकता है, तो जो रोक रहा है उसका उल्टा है, यानी कि जो जाने दे रहा है। तो रेजिस्टेंस रोकने वाला और कंडक्टेंस चलाने वाला। तो इसी तरह से जब रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट कर रहा है, रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी भी तो एग्जिस्ट करेगा। तो यस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा। कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ओके, सिंस वी नो दैट रो इक्वल्स टू ई अपॉन जे, रो इक्वल्स टू ई अपॉन जे, तो देयरफॉर सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन ई अपॉन जे। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, हम लोग कह सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू जे अपॉन ई, और
और J इक्वल टू ई सिग्मा। J क्या है बेटा? करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सिग्मा कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? बहुत आसान है बेटा, उल्टा ही तो है, उल्टा ही तो है, रेजिस्टिविटी का उल्टा ही तो है। तो चलो ठीक है। तो अच्छा, अगर हम लोगों ने यहाँ पर सिग्मा की बात कर ली, तो सिग्मा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? देखो, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट था वो क्या था? ओम मीटर था। तो सिग्मा का जो यूनिट होगा, यूनिट एंड डायमेंशन, हेडिंग लिखो, यूनिट एंड डायमेंशन। उल्टा ही तो है, तो सिग्मा मतलब उल्टा। तो रेजिस्टिविटी का ओम मीटर था, तो इसका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? तो सिग्मा का जो डायमेंशन होगा m पे पावर -1 l पे पावर -3, यही तो था, t पे पावर 2, सॉरी t पे ml a t ml स्क्वायर t पे पावर -3, तो 3, ओके, और a पे पावर +2। उल्टा कर दो बस, जो फॉर्मूला आप लोगों ने पीछे लिखा था डायमेंशन का, उसी का उल्टा कर दो, कुछ इस तरीके का मिलेगा। चेक कर लेना करेक्ट है कि नहीं, वरना फिर से डायमेंशन अपने आप से नोट कर लेना। ओके, चलो, तो एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देंगे, अपने मन से लिख लेना बेटा डायमेंशन इसका। ठीक, चलो, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करो। इरेज कर रहा हूं बेटा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और ये टॉपिक होगा बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ, देखो कितना गंदा लिख रहे हैं सर आप। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें यह स्टडी करना है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं फिर। देखो, सबसे पहले बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि जब किसी कंडक्टर्स में, मेटल्स में हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो होता क्या होगा। तो मैं केवल थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, नोट डाउन नहीं करूंगा यहाँ पर, केवल हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कर लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है बेटा, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर नीचे से मैं उसको हीटअप भी कर रहा हूँ, गर्म भी कर रहा हूँ कंडक्टर, तो आपको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो वहां के जो मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो जब ये पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेंगे कंडक्टर के, तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसके पाथ में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ब्रेकर का काम करेगा, यानी कि रोकने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा रोकेगा। तो हो क्या रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कम दूर जा पा रहा है क्योंकि उसको रोक रहा है। तो यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। क्या इंक्रीज कर रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। समझ में बात? तो यानी कि बेसिक फंडा है हमारे पास क्या, on increasing the temperature of a conductor, the resistance of conductor
will be increase, will increase. ओके, यानी कि टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं किसका, कंडक्टर्स का, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा. ठीक है. नाउ वी नो दैट RT equals to R0 1 plus RT equal to R0 1 plus अल्फा टी. ये फॉर्मूला पढ़े हो बेटा? हाँ 11th में पढ़े होगे, 11th में पढ़े होगे. रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ा है ना, तो वही वो फॉर्मूला है जहां पर R0 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. RT क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट T डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. चलो, अल्फा क्या है बेटा, अल्फा क्या है, ये समझने वाली बात है. अल्फा को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस कहते हैं. मतलब सपोज कर लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, सपोज करो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक कंडक्टर है आपके पास, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है. ठीक है. अब टेम्परेचर को बढ़ा करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया होगा, यही अल्फा है बेटा. ठीक है. यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी इंक्रीज होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस. ओके, तो ये हो गया आपका अल्फा. ठीक. तो अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर को बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जा रहा है. अल्फा की वैल्यू सेम होती है बेटा मेटल टू मेटल. कॉपर के लिए सेम होगा, कॉपर का सेम मटेरियल तो सेम होगा, है ना. आयरन के लिए सेम होगा, हर चीज के लिए सेम होगा. नहीं, ऐसा नहीं है कि कॉपर की जो वैल्यू आएगी वही आयरन की वैल्यू होगी. कॉपर का कॉपर वाले के लिए सेम होगा, आयरन का आयरन वाले के लिए सेम होगा. ओके. तो यहां पर अल्फा, और ये टी क्या है, टेम्परेचर है बेटा. पढ़ा है ना ये फॉर्मूला आप लोगों ने, 11th में पढ़ा होगा बेटा इसको. RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी. ये क्या बताता है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है बेटा कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, यानी किस तरीके से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा. ठीक है. चलो ओके. तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा, हम लोगों ने देखा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल इंक्रीज. रेजिस्टेंस कंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. नाउ वी नो दैट, हमें पता है RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी होता है, फॉर्मूला होता है. तो R0 इक्वल्स टू क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. RT क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट T डिग्री सेंटीग्रेड. अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है एक तरह का. और T क्या है, अल्फा की वैल्यू बेटा, अल्फा जो है ना ये बताता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, है ना. ये रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा कितना कम हो जाएगा 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से, वही होता है अल्फा. ठीक है. तो अल्फा एक कांस्टेंट होता है. जैसे अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर के लिए अल्फा हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. टेम्परेचर और टी क्या है, टेम्परेचर है. यहां तक समझ में आई बात. चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको कुछ और अच्छी चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखते रहो, अंत तक देखिए वीडियो को, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको. ओके फॉर मैक्सिमम
for maximum of metals अल्फा इक्वल टू 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि मैक्सिमम मेटल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा, देखो अप्रोक्सीमेट सभी मेटल्स की जो अल्फा की जो वैल्यू होती है 1/273 होता है ना। चलो, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम मेटल्स के लिए कितनी होती है? 1/273 होती है। अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर अल्फा की वैल्यू रखो बेटा फॉर्मूले में, तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1/273 इंटू टी। ओके, तो RT इक्वल टू मिल गया आपको R0 273 प्लस कितना है ना, 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 273। अच्छा, 273 प्लस टेम्परेचर को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? 273 प्लस टेम्परेचर T को अगर ऐड कर देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड वाले को, तो क्या बन जाता है? केल्विन में चेंज हो जाता है ना। स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर का। देख लो, अगर मैं कहूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 लिखोगे ना, 293 आएगा ना। तो यही तो यहाँ पर है कि T डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है और उसमें 273 ऐड हुआ है, तो इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूं बेटा। RT इक्वल टू R0 कैपिटल T अपॉन 273 है ना। चलो, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, देखो R0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, वो तो कांस्टेंट रहेगा, और 273 क्या है? ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं RT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। RT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि R0 भी क्या है? कांस्टेंट है, 273 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से मैं दिख रहा हूं कि मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, क्या कंडक्टर्स के लिए जो T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो T टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा। समझ आई बात? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया किसके बारे में? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स। मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पर, मेटल की, केवल और केवल मेटल्स की, कि मेटल्स में क्या होता है। ठीक है, चलो, तो एक बार और रिवीजन कर दूं? नहीं बेटा, वीडियो को पॉज करके खुद ही रिवाइज कर लेना। चलो ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, नोट डाउन करो। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपने नोट डाउन कर लिया है। अब जो हमारा जो टॉपिक होगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना है, उसको समझना पहले कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या। आप सपोज कर लो बेटा कि यहां पर मेरे पास एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को मैंने किसी भी बैटरी वगैरह से नहीं जोड़ा हुआ है, तो इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। और आपको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? रैंडम इधर उधर मोशन करते रहते हैं, जिसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, है ना। हाई थर्मल वेलोसिटी क्या करता है? इधर उधर मोशन करता है। तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? तो मैं आंसर था नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्या करते हैं बेटा, इसको एक बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं। बैटरी इसको क्या करता है बेटा, इसके जो वेलोसिटी है इसको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है ना। यानी कि बैटरी ने क्या किया? एक एनर्जी दिया, बैटरी ने एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? उससे अपना थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज किया। क्या इंक्रीज किया? थर्मल वेलोसिटी को इंक्रीज किया। अच्छा, इंक्रीज करेगा तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यानी कि बैटरी द्वारा दिया गया W वर्क, मतलब एनर्जी, चलो एनर्जी कर लेते हैं। बैटरी द्वारा दिया गया एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी काम क्या कर रहा है? तो यहां से चार्ज को उठा करके यहां तक लेकर के जा रहा है, यानी कि वर्क डन। वर्क डन यानी कि बैटरी द्वारा दिया गया एनर्जी E काम क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से उठा करके दूसरे एंड तक ले जाने में वर्क डन कर रहा है। समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, तो यानी कि हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तरह का क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? वर्क डन में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहां से कहां तक बेटा? एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने।
ठीक है, चलो तो अब आओ, एक और चीज बताना है आपको, ये इरेज कर रहा हूं मैं यहां से। अब आप देखते हो बेटा, अब आप देखते हो कि जब किसी कंडक्टर में हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होने लगते हैं, करंट फ्लो होने लगता है, लेकिन आपका जो वायर है वो गर्म भी हो जाता है, हीट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? हीट हो जाता है। ओके, अब ये हीट क्यों होता है, गर्म क्यों होता है? क्योंकि बेटा जब इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को गेन करता है, तो जब वो मूवमेंट करने जाता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे आयन से टकराता है, फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? हीट प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब आप लोग बैटरी को कनेक्ट करोगे, एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, वर्क डन करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, जाएगा टकराते हुए जाएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि बैटरी ने जितनी भी एनर्जी इसको दिया वो एनर्जी खर्च हो गया चलने में ना, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, और उसी के इक्विवेलेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी देता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है? वर्क डन करता है इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से, एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में और हीट प्रोड्यूस करने में। समझ में आ रही बात? तो चलो अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बता दूं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या था बेटा? एक तरह का वर्क डन था, और हमें तो पता है वर्क डन का मतलब क्या होता है बेटा? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला था आपके पास, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू क्यू वी, क्यू वी, तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये ना V फॉर वोल्टेज। तो W इक्वल टू क्यू मतलब बेटा आई टी, आई इंटू टी इंटू वी। तो W की वैल्यू कितनी मिल गई? वी आई टी, जहां पर टी क्या है बेटा? टाइम इन सेकेंड है, टाइम है। ओके, तो ये आपको मिल गया एक फॉर्मूला। ठीक है, नाउ V इक्वल टू आई इंटू आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो V की वैल्यू रख दो, तो W आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये आपको मिल जाएगा बेटा दूसरा फॉर्मूला, W का दूसरा फॉर्मूला, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये किसमें? जूल में। ये भी किसमें? जूल में। ठीक है, अब आओ दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। I इक्वल टू वी बाई आर होता है, सिंस I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो I की जगह पे V अपॉन आर रख दो, तो W इक्वल टू V इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। तो आपको क्या मिलेगा? W इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। ये आपको मिल गया तीसरा, और ये भी आपको मिल गया किसमें? जूल में। तो आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हमने बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन होता है, काम करता है एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज W इक्वल टू वी आई टी, और W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और W इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टी। लेकिन ये सारे सिर्फ किसमें? जूल में, है ना? चलो फिर ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया था कि इक्विवेलेंट हीट भी प्रोड्यूस करता है, तो यानी कि या तो W लिखो या तो हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस किया, अगर मुझे ये लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? H इक्वल टू, या तो हम लोग लिखते हैं वी आई टी, है ना, या फिर हम लोग लिखते क्या? आई स्क्वायर आर टी, या तो हम लोग लिखते क्या? वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये हीट का फॉर्मूला हो गया किसमें? जूल में। लेकिन हीट तो कैलोरी में होता है, तो क्या करेंगे? हीट को जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए तो H इक्वल टू यहां से लिखा, इसके बाद वी आई टी डिवाइडेड बाई 4.2 इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2, डिवाइड ही तो करेंगे 4.2 से, इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर 4.2 इंटू टी।
ये मिल जाएगा आपको कैलोरी में, इसमें कैलोरी में, ठीक, यहां पर जूल में, यहां पर कैलोरी में। तो हुआ क्या बेटा, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू सेकेंड एंड, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वर्क डन होता है जो किसी भी चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में किया जाता है। तो वहां पर वही तो करते हैं फॉर्मूला। तो W इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू चार्ज, यानी कितना वोल्टेज मिला और कितना चार्ज, वही तो वर्क डन होता है बेटा, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना। तो क्या किया, Q इक्वल टू IT इंटू V, बेसिक फॉर्मूले उसको रखते चले गए और आपको यहाँ पर हीट का भी फॉर्मूला मिल गया। अब या तो आपको पूछे कि वर्क डन कितना होगा वो निकालने के लिए कहे, या फिर आपसे पूछे कि बैटरी ने कितना एनर्जी डेसिपेट कर दिया, यानी कि बैटरी से कितनी एनर्जी खर्च हो गई, डेसिपेट हो गई, तो आप लोग ये सब फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। वी आई टी रख सकते हो, आई स्क्वायर आर टी रख सकते हो, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी रख सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज rate of doing work P equals to W upon T, और हमें पता है P equals to W मतलब क्या बेटा, VIT, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, वर्क डन का मतलब ये तो था VIT डिवाइडेड बाई T, T से T कट गया तो P equals to क्या मिल गया आपको, VI। तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक पावर, और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, या तो आप लिख दो यूनिट इसका वॉट और जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का जो रेट होता है, यानी कि P इक्वल्स टू W अपॉन T, W का फॉर्मूला VIT, T से T कट गया तो P इक्वल्स टू VI, वॉट और जूल सेकेंड, ठीक है। तो चलो बेटा इसको कटाक से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बेटा उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलो ठीक है, हो गया यहाँ पे। हाँ बेटा यहाँ पर जूल नहीं, यहाँ पर वोल्ट होगा ना, वी आई है तो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इक्वल्स टू वी आई, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको इरेज करता हूँ बेटा, फटाक से इरेज करता हूँ, फटाक से इरेज करता हूँ। तो ओके बेटा, अब हम लोगों ने पावर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ लिया, एक टॉपिक बचा हुआ है इससे रिलेटेड, और ये टॉपिक होगा बेटा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ रखा है। तो बेटा कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है, ये होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, 1 किलो। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है बेटा 1 यूनिट। आप लोग अपने घरों में देखा होगा, कहते लोग 500 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर लिया, 500 यूनिट का मतलब कितना हो गया बेटा, 1 किलोवाट आवर, है ना। अब चलो आओ 1 किलोवाट आवर को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 1 किलोवाट आवर को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में। जूल मतलब क्या, वॉट आवर में, यानी कि हम लोग को कन्वर्ट करना है जूल में, और
वॉट आवर में, वॉट आवर, सॉरी वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड, ठीक है। अगर 1 किलोवाट आवर को हम लोग कन्वर्ट करना है जूल और वॉट सेकेंड में, तो किलोवाट को हम लोग कन्वर्ट करना होगा वॉट में, यानी कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, तो 1000, ठीक है। और आवर को हमको कन्वर्ट करना होगा सेकेंड में, तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए तो 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, आवर से मिनट, मिनट से सेकेंड, ओके। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5, यानी कि 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट सेकेंड और जूल, जूल, या फिर हम लोग बोले 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, सॉरी 10 टू पावर 6 वॉट सेकेंड और जूल। ये हो गया बेटा कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है, कॉमर्शियल हो गया। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है, और अगर 1 किलोवाट आवर को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये कन्वर्जन आपके एग्जाम में आता है कि कन्वर्ट कॉमर्शियल यूनिट इनटू जूल, कॉमर्शियल यूनिट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू जूल और वॉट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोवाट को पहले हम लोग वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो तुरंत आपको मिल जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 into 10 to the power 6 वॉट सेकंड और जूल, ठीक है। तो खटाक से नोट करो, अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं, और वो टॉपिक खत्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे, चलो ठीक है। इसको नोट डाउन करो। ओके बेटा, इरेज कर रहा हूं। एक काम करते हैं बेटा, वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, और एक काम करते हैं कि अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।